हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। जिनका आगे एग्ज़ाम है, जिनका आज एग्ज़ाम जैसा भी गया अच्छा गया है तो अच्छी बात है, नहीं गया है तो आगे के लिए तैयारी कीजिए। यूपी टेट आ रहा है तो परेशान नहीं होने का है, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा सा मॉडरेट बता रहे हैं आज, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। देखो, एग्जामिनर को जब पेपर टफ बनाना होता है तो उस लैंग्वेज के साथ खेल जाता है वो। आज के पेपर में क्या है, असर्शन रीजन वाले बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, बाकी एक दो क्वेश्चन नए भी आए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं मेमोरी बेस्ड, तो आंसर बताइएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा अगर बता सकते हैं तो। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, जहां आपको सी टेट बाकी टेट्स की एग्जाम क्लासेस मिलती रहेंगी। और अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो हमारा सेकंड चैनल है कॉलेज विद भावना, इसे आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे जब भी क्लास हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं सभी का जवाब देती हूँ जिसके भी मैसेजेस आते हैं। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा फेसबुक पेज है। और टेलीग्राम पे तो आप मेरे साथ जुड़े हुए ही हैं, जहाँ आपको पीडीएफ्स मिलती हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब तो है ही हमारा अपना चैनल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, बताइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताओ भाई। लेव वाइगोत्स्की कंसिडर्स विच फैक्टर्स टू बी इम्पोर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन। आज लेव वाइगोत्स्की से दो क्वेश्चन आए हैं, दो क्वेश्चन प्याजे से आए हैं, ठीक है। तो बताइए, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था लेव वाइगोत्स्की का। लेव वाइगोत्स्की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने में किन कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं? इसमें कारक पूछा गया है, आज के में एस्पेक्ट पूछे गए थे, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह का था। फर्स्ट है कल्चर यानी संस्कृति, सेकंड है लैंग्वेज यानी भाषा, थर्ड है मॉडिफिकेशन एंड बिल्डिंग ऑफ स्कीमाज, फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, कौन कौन से होंगे? संस्कृति, भाषा, स्कीमा का संशोधन और निर्माण, उद्दीपक प्रतिक्रिया कनेक्शन का निर्माण। तो बताइए कौन से ऑप्शन ठीक होंगे। भाई वाइगोत्स की बात करते हैं कल्चर की, लैंग्वेज की और सोशल इंटरेक्शन की। किसकी? क्या हो गया पेन को? सोशल इंटरेक्शन की, सोशल इंटरेक्शन की। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हमारे ठीक है। थर्ड ऑप्शन, ये स्कीमा की बात प्याजे करते हैं ना, तो ये ऑप्शन होगा, इसकी बात बिहेवियरिज्म करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, जो कि ए ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो क्या है, सोशल इंटरेक्शन की बात भी ये करते हैं। पेन नहीं चल रहा है भाई, क्या करें। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम टीचर, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक क्या महत्व है? डू नॉट हैव एनी रोल, कि टीचर का कोई रोल नहीं है चाइल्ड सेंटर्ड में, या फिर टेक अ पैसिव रोल, कि क्या है, सी एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है। सी ऑप्शन है क्रिएट अ कोलाबोरेटिव क्लासरूम इथोस टू प्रमोट लर्निंग, यानी क्या है, कोलाबोरेटिव क्लासरूम क्रिएट करता है और क्या है, लर्निंग को प्रमोट करता है। या फिर डी ऑप्शन है हैव द रोल ऑफ अ डिक्टेटर टू इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन, यानी बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई टीचर का रोल तानाशाह तो हो नहीं सकता, एक फैसिलिटेटर सुविधाजनक की तरह हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कटता है। और एक निष्क्रिय भूमिका निभाए, ये भी गलत है। टीचर भी एक्टिव होना चाहिए और बच्चा भी एक्टिव होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड में, और ज़्यादा जो रोल होता है वो बच्चे का होता है, क्योंकि बच्चा इसमें केंद्र में होता है, ठीक है। कोई भूमिका नहीं है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन हमारा ठीक है कि कैसा क्लासरूम क्रिएट करता है, कोलैबोरेटिव, जिसमें सब क्या है, मिलजुल के सीखते हैं, जिससे कि लर्निंग प्रमोट होती है, अधिगम को बढ़ावा मिलता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। एनईपी से भी क्वेश्चन आया, एनईपी एनसीएफ, इनसे तो क्वेश्चन भर भर के आते ही हैं, ठीक है। और इनके क्वेश्चन तो गलत भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनसे सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब सिंपल ही लगते हैं देखने में, क्योंकि ये फिक्स है इनके क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इनमें हमें पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढना होता है बस, जिसमें बच्चा एक्टिव हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बताइए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज, मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है क्या? टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी क्या है, उच्च क्रम कौशल जैसे विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच का परीक्षण,
सही बात है। बी ऑप्शन है रिकॉल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को रिकॉल कराती है एनईपी, ये उद्देश्य है उसका, ये प्रस्तावित कराया उसने। या फिर समेटिव मेथड ऑफ असेसमेंट, ये समेटिव तो बहुत गंदा मेथड होता है, एनईपी इसे प्रीफर नहीं करती है, एनईपी कहती है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चे का होना चाहिए, फॉर्मेटिव ही क्लास में यूज हो। या फिर लर्निंग फॉर एग्जाम्स की क्या है, एग्जाम्स के लिए अधिगम हो। तो ऐसा तो एनईपी क्या कोई भी पॉलिसी नहीं कहती है, और ना ही समेटिव मेथड को फोकस किया गया है, ये नेगेटिव ऑप्शन है, और ना ही रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस पे या रिकॉल बेस्ड टेस्ट पे। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा ठीक है कि हमारे कौशल क्या है, उच्च क्रम कौशल जैसे विश्लेषण और महत्वपूर्ण सोच का परीक्षण। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आज इससे आया है क्वेश्चन 1 कि कॉग्निशन करके कुछ कॉग्निशन और इमोशन के बारे में कुछ असर्शन और रीजन में दिया गया था कि कौन सा किस पे अफेक्ट करता है। तो देखो इमोशन की तो ये बात है, अगर हम दुखी होते हैं तो हमारी जो बॉडी है पूरी अफेक्ट होती है, हमारा माइंड भी अफेक्ट होता है, मेंटली फिजिकली सारे एस्पेक्ट पे अफेक्शन होता ही है। ठीक है, बताइए कॉग्निटिव एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। एक रचनात्मक कक्षा के भीतर बच्चों के संज्ञानात्मक जुड़ाव को सुगम बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है सुगम? बच्चों से बात करके, यानी बच्चों की बात या फिर बच्चों से बात करके, या फिर इमोशन ऑफ अ टीचर की एक शिक्षक की भावनाएं क्या हैं, या फिर पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशन अमंग चिल्ड्रन कि बच्चों के बीच सकारात्मक पारस्परिक संबंध यानी एक दूसरे को समझ सके बच्चे, या फिर एक्सटर्नली इम्पोज डिसिप्लिन यानी बाहर से जो डिसिप्लिन उन पे थोपा गया है कि तुम्हें बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहना है। तो ऐसा नहीं है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या है, बच्चों पे कोई भी चीज़ थोपी नहीं जाती है। ठीक है, तो कोई इन्हें डिसिप्लिन में रहने के लिए कहेगा तो ये तो ऑथोरिटेटिव स्टाइल हो जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी सारे ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सी ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेंट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की जो सामग्री है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताओ भाई। ए ऑप्शन है एग्जामिनेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग, कि भैया परीक्षा शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। बताओ ये अंतिम लक्ष्य है क्या? लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस एज इट डज नॉट रिक्वायर एंगेजमेंट ऑफ लर्नर, यानी लर्निंग क्या है, एक पैसिव प्रोसेस, एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें शिक्षार्थियों की भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती है। या फिर इमोशंस हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि भावनाओं का सीखने की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कि इमोशंस का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। भाई इमोशंस का तो अफेक्ट पड़ता है, हम दुखी हैं तो हम याद नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और हम अगर ज़्यादा भी खुश हैं तो भी हम अच्छे से याद नहीं कर पाते क्योंकि हमारा माइंड अलग ही जोन में रहता है ना। तो इमोशंस का तो बहुत बड़ा खेल है ना। लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच रिक्वायर्स एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स, यानी सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या है, एग्जामिनेशन कितना नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कटता है। और लर्निंग कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है, लर्निंग तो एक्टिव प्रोसेस और सीखी भी एक्टिवली ही जाती है। ठीक है, और ये ऑप्शन भी गलत है कि इमोशंस का कोई रोल नहीं है हमारी लर्निंग में, इमोशंस का रोल तो भाई है ही। तो ए ऑप्शन भी कटा है, बी भी कटा है और सी भी कट गया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि बच्चा कैसे सीखते हैं, शिक्षार्थी कैसे सीखते हैं, सक्रिय भागीदारी के साथ, यानी एक्टिव एंगेजमेंट के साथ। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। इससे आज क्वेश्चन आया है, A teacher notices that a child in her class is having difficulty in reading and comprehending language, यानी बच्चे को क्या है, पढ़ने में दिक्कत है और कॉम्प्रीहेंड करने में। दिस कुड बी अ सिम्टम ऑफ, एक शिक्षिका देखती है कि उसकी कक्षा में बच्चे को भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है। तो यह किसके लक्षण हो सकते हैं? डिसकैल्कुलिया के, डिसग्राफिया के, डिस्प्लेक्सिया के या फिर डिसलेक्सिया के। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। भाई क्या है, डिसकैल्कुलिया तो होता है कैलकुलेशन डिसऑर्डर, डिसग्राफिया होता है राइटिंग डिसऑर्डर।
देखो ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है बार बार हर शिफ्ट में। 3 पेपर अब तक हुए हैं, तीनों में पूछा गया है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में भी। डिसकैलकुलिया क्या होता है? कैलकुलेशन डिसऑर्डर, कैलकुलेशन डिसऑर्डर। डिस्प्रैक्सिया होता है कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, कि बच्चे का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। डिसलेक्सिया होता है रीडिंग डिसऑर्डर, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर है। क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। तो डी ऑप्शन के हम साथ जाएंगे। आगे चलते हैं भाई। आज का जो क्वेश्चन आया है वो आया है डिस्फेजिया के बारे में, अफेजिया के बारे में। इससे क्वेश्चन आया है कि एक बच्चे की क्या है, बोलती बार क्या है, टंग स्लिप हो रही है, यानी उससे बोला नहीं जा रहा है, तो कौन सा विकार उसको होगा? तो उसके अंदर जो ऑप्शन थे वो थे डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया था, डिसलेक्सिया था उसके अंदर, और था डिस्प्रैक्सिया, नहीं डिस्प्रैक्सिया था, हाँ डिस्प्रैक्सिया था, ये वाला डिस्प्रैक्सिया था, ठीक है, और था एक डिस्फेजिया। तो हम डिस्फेजिया के साथ जाएंगे क्योंकि डिस्फेजिया क्या होता है? ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें क्या है, किसी भी पर्सन की जो बोलने की एबिलिटी है, जो एक्सप्रेस करने की, जो हम बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं या फिर समझते हैं, कैसे, लिख के या बोल के, हम बोला नहीं जाता इसमें बंदे को। इट अकर्स व्हेन द एरियाज ऑफ द ब्रेन अकाउंटेबल फॉर टर्निंग थॉट इनटू स्पोकन लैंग्वेज आर डैमेज्ड एंड कैन नॉट ऑपरेट प्रॉपरली। यानी क्या है, अगर ब्रेन में कोई क्षति हो जाती है तो बंदा क्या है, बोलने में उसे दिक्कत होती है, वो अच्छे से बोल नहीं पाता। अगर ओवरऑल देखें तो पीपल विद डिस्फेजिया ऑफन हैव डिफिकल्टी विद वर्बल कम्युनिकेशन, यानी ओवरऑल अगर इसे देखा जाए तो क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, यानी बोल नहीं पाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि टंग स्लिप हो रही है, उससे बोला नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, डिस्फेजिया होगा, ठीक है। तो आज आया है, कल भी आ सकता है, कल इसका नाम अफेजिया भी पूछ सकता है, तो इसे अफेजिया भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। डिसलेक्सिया नहीं पूछा गया है, डिस्फेजिया पूछा गया है। डिसलेक्सिया सबको याद हो गया है कि रीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आज पूछा गया है डिस्फेजिया या फिर इसे अफेजिया भी बोलते हैं, ठीक है, जब बच्चे से बोलने में दिक्कत हो किसी भी इंडिविजुअल को। असर्शन और रीजन के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, हर उसमें पोर्शन में आए हैं, सीडीपी में भी आया, हिंदी में, इंग्लिश में, सभी में दिया गया है असर्शन और रीजन के क्वेश्चन, और एक नहीं है, कई क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। तो असर्शन और रीजन के जितने भी क्वेश्चन है सभी पे नजर डाल के जाना, जिनका आगे पेपर है। देखो जिनका कल पेपर है वो तो हड़बड़ी मत मचाना, उन्होंने जितना पढ़ा है ठीक है, लेकिन जिनका आगे पेपर है वो अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं, ठीक है। असर्शन इन द क्लासरूम बॉयज have the potential to perform much better than the girls in mathematics and science, यानी कक्षाओं में लड़कों में गणित और विज्ञान में लड़कियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता होती है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है। अब बताना आंसर कमेंट बॉक्स में। रीजन क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग एंड साइंटिफिक एबिलिटी कम नेचुरली टू बॉयज देन गर्ल्स, कि क्या है, कक्षाओं में लड़कों में गणित और विज्ञान में लड़कियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता होती है, कि भाई लड़कों में ज़्यादा क्षमता होती है। कारण क्या है कि गणितीय तर्क और वैज्ञानिक क्षमता स्वाभाविक रूप से लड़कियों की तुलना में लड़कों के अंदर होती है, भाई मतलब लड़कों के अंदर ही होती है एबिलिटी मैथ को सीखने की, है। तो ऐसा है क्या, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? दोनों सही है, दूसरा जो है एक्सप्लेनेशन है एक ही, या फिर दोनों सही है दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही, या फिर पहला ठीक है दूसरा गलत है, या फिर दोनों ही गलत है? तो बताओ भाई, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। देखो दोनों ही गलत है, ऐसा नहीं है कि लड़कों में ही क्षमता होती है और लड़के ही समझ सकते हैं, उनके अंदर ही नेचुरल पावर होती है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों समझ सकते हैं, दोनों ही मैथ साइंस सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये दोनों ही गलत है, असर्शन भी और रीजन भी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइजेज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? ए ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम, कि पाठ्यक्रम का लचीलापन। बी ऑप्शन है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलम, यानी पाठ्यचर्या का मानकीकरण। सी ऑप्शन है डी कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी पाठ्य पुस्तक का मानकीकरण, पाठ्य पुस्तक का गैर प्रसंगीकरण, यहाँ कट गया है वर्ड। रोट मेमोराइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक, या फिर टेक्स्ट बुक को याद करना, उसके रट्टे लगाना।
रट के याद करना टेक्स्ट बुक को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई एनईपी ये नहीं कहती है कि तुम बुक के रट्टे लगाओ, या फिर डीकंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक। डीकंटेक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि बच्चे के संदर्भ से दूर जाना, उसकी रियल लाइफ से दूर जाना, बिल्कुल ऐसा कुछ पढ़ा रहे हैं कि बच्चा रिलेट ही नहीं कर पा रहा है, तो ये तो गलत है ना। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलम, यानी बिल्कुल स्ट्रिक्ट करिकुलम हो, टीचर के अकॉर्डिंग सब हो, पूरा टीचर की तानाशाही चले जिसमें, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन ठीक है कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा में द टीचर डज नॉट प्ले एनी रोल, कि टीचर का कोई रोल नहीं होता, या फिर द टीचर प्ले एक्टिव रोल वाइल द स्टूडेंट्स आर पैसिव, यानी टीचर तो एक्टिव होता है और स्टूडेंट पैसिव होता है, तो भैया ये तो टीचर सेंटर्ड हो गया। सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स आर एक्टिव वाइल द टीचर इज पैसिव, बच्चे एक्टिव रहते हैं और टीचर पैसिव रहता है, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन है टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ आर एक्टिव, यानी दोनों ही एक्टिव हैं, दोनों ही सक्रिय रोल निभाते हैं, टीचर भी एक्टिव होता है, स्टूडेंट भी अच्छा होता है, सॉरी एक्टिव होता है, तो डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे जिसमें दोनों एक्टिव हैं। भाई अगर टीचर सुस्त है तो फिर क्या पढ़ाएगा वो तो सुविधा भी नहीं दे सकता बच्चों को, वो फैसिलिटेटर का भी वर्क नहीं कर सकता है ना, तो दोनों ही एक्टिव होने जरूरी है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स, इंक्लूसिव एजुकेशन से काफ़ी क्वेश्चन आज आए हैं इसलिए मैंने रखे हैं जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, ए ऑप्शन है कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो, यानी अनुकूल सीखने का माहौल, कि बच्चों को क्या है अच्छा माहौल मिलता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है जहां बच्चों को सभी को इंक्लूड किया जाए, सभी को स्वीकार किया जाए, चाहे कोई किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो, कोई भी उसका बैकग्राउंड हो, रिच हो पुअर हो, कैसा भी बच्चा हो, सभी को स्वीकार किया जाए, सभी की रेस्पेक्ट हो। तो क्या है बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है सीखने के लिए। लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट, की बच्चों को लेबल किया जाता है, या फिर सेग्रीगेट किया जाता है यानी बच्चों को अलग थलग किया जाता है, या फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप, यानी जो रूढ़िवादिता है उसे और मजबूत किया जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता कि जो रूढ़िवादिता है, जो पुरानी सोच चली जा रही है उसे और मजबूत किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, वहाँ तो सभी बच्चों को बराबर माना जाता है, सबकी रेस्पेक्ट की जाती है, ठीक है, ना ही सेग्रीगेट करते हैं और ना ही लेबल करते हैं। अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है जहां बच्चे सीख पाते हैं और अपने आप को क्या है स्वीकृत महसूस करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट महसूस करते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, अ चाइल्ड इन अ क्लासरूम फेसेस कंटिन्यूअल चैलेंज इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन डिस्पाइट एडिक्वेट सपोर्ट, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ, पर्याप्त सहायता के बावजूद कक्षा में एक बच्चे की गणितीय संक्रियाओं को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यानी उसे क्या है कितना भी मैथ समझा रहे हैं लेकिन तब भी उसे दिक्कत ही हो रही है। तो यह किसका कारण हो सकता है, ऑटिज्म का, या फिर डिसकैलकुलिया का, या फिर डिसग्राफिया का, या फिर डिसलेक्सिया का। भाई डिसलेक्सिया तो रीडिंग डिसऑर्डर है, अभी हमने पीछे देखा है, ठीक है, क्या है रीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, और डिसकैलकुलिया तो आंसर ही होगा क्योंकि क्या है मैथ में इसको दिक्कत है, जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत है वो होता है डिसकैलकुलिया, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। डिसग्राफिया यानी राइटिंग डिसऑर्डर है, राइटिंग डिसऑर्डर है, और ऑटिज्म होता है कि बच्चों को क्या है सोशल इंटरेक्शन करने में दिक्कत होती है, सोशल इंटरेक्शन में, और रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत होती है, और बच्चे का क्या है रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, यानी सहमे सहमे बच्चे नहीं होते हैं, तो क्या है ऑटिज्म वो होता है। बाकी बी ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि इसमें मैथ में दिक्कत है बच्चे को, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD शुड बी यूज्ड फॉर, यानी क्या है समीपस्थ विकास का क्षेत्र का उपयोग किसके लिए किया जाना चाहिए। टीचिंग एंड असेसमेंट यानी शिक्षण और मूल्यांकन के लिए, टीचिंग ओनली यानी शिक्षण के लिए, असेसमेंट यानी मूल्यांकन के लिए, या फिर एसर्टेनिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी द्रव बुद्धि का पता लगाना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई ZPD क्या होता है, जो बच्चा खुद से कर रहा था और जो बच्चा टीचर की हेल्प से कर रहा है उसके जो बीच का क्षेत्र होता है ये होता है ZPD, ठीक है।
व्हाट चाइल्ड कैन डू हिज ओन एंड व्हाट चाइल्ड कैन डू विद सपोर्ट, ठीक है। तो उसके बीच का जो एरिया होता है वो ZPD कहलाता है। यानी क्या है कि किस लिए यूज होता है, टीचिंग और असेसमेंट के लिए। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। निर्दिष्ट विकलांगता वाले छात्रों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त आवास रणनीति सही मिलान का जोड़ा है। बताइए, सही मिलान करना है। ए ऑप्शन है गिफ्टेड, तो गिफ्टेड को क्या है, इजी एंड सिंप्लीफाइड कंटेंट दें। तो भैया इजी क्यों देंगे, तो चुटकियों में उड़ा देंगे, तो ये तो गलत है। ऑटिज्म कीप चेंजिंग द क्लासरूम अरेंजमेंट वेरी फ्रिक्वेंटली, ये तो ADHD के अंदर आता है कि ADHD जो वाले होते हैं ना, वो क्लास में उनका कंसंट्रेशन नहीं बनता है, ठीक है। तो ये भी मैच नहीं हुआ। डिस्ग्राफिया असाइनमेंट बेस्ड ऑन फाइन ड्राइंग, डिस्ग्राफिया लिखने में दिक्कत है बच्चे को, ठीक है। स्पीच इम्पेयरमेंट यानी शो पेशेंस एंड गिव एम्पल टाइम टू रेस्पॉन्ड, यानी क्या है, भाषण हानि। तो बच्चे के सामने क्या है, धैर्य दिखाएं और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय दें। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है भाई। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। बताइए, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग यानी शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण कैसा हो। एम्फेसाइज पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी क्या है, सूचना के निष्क्रिय स्वागत पर जोर देता है, क्या है, पैसिव रिसीव करें। या फिर एनकरेज कैलकुलेशन ऑफ IQ स्कोर्स ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों के IQ स्कोर की गणना को प्रोत्साहित करता है। या फिर लुक्स एट लर्निंग एज अ प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, कि सीखने को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखता है, कि लर्निंग क्या हो, ऐसा प्रोसेस हो जिसमें बच्चे की मीनिंग मेकिंग हो, जो भी सीखे वो अर्थपूर्ण सीखे। या फिर डी ऑप्शन है फोकस ऑन द यूज ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कर्मादेशित निर्देश के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है ज्ञान का निर्माण करना। तो ज्ञान का निर्माण कैसे होगा, जब हम कुछ मीनिंगफुल पढ़ेंगे, ठीक है, क्या है, मीनिंगफुल पढ़ेंगे। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। मैंने रखे हैं अपने आप से असर्शन और रीजन के, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने रखे हैं जिससे आप टच में आ जाएं। असर्शन, टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस दैट फैसिलिटेट्स स्टूडेंट्स टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड व्हाट दे ऑलरेडी नो, यानी शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो छात्रों को सीखने की अपेक्षा और जो वो पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने में सुविधा प्रदान करें। यानी टीचर को क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए जो बच्चे के पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए हों, ठीक है, जो बच्चा पहले से जानता हो ज्ञान उससे रिलेट करें कहीं ना कहीं, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि प्रायर नॉलेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन द लर्निंग ऑफ न्यू कंसेप्ट, की जो पहला ज्ञान है वो बच्चे के सीखने में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। तो बताइए कौन कौन से ऑप्शन ठीक होंगे। ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ए ट्रू है आर फॉल्स है, या फिर दोनों ही फॉल्स हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। भाई फर्स्ट तो ठीक है कि जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है उससे रिलेट करके क्वेश्चन पुट आउट करने चाहिए जो उससे जुड़े, लेकिन सेकंड वाला तो गलत है बिल्कुल। जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है वो तो उसके लिए बेनिफिट होता है, उसका बेस होता है, ऐसा नहीं है कि लर्निंग में उसका कोई रोल नहीं होता है, तो ये तो गलत है। तो ए ठीक है और आर फॉल्स है, यानी क्या है, ए ट्रू है आर फॉल्स है। सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, तो सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, द फ्रूट्स वेजिटेबल्स दैट वर ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो आर, यानी बहुत पहले भारत में जो फल सब्जियां उगाई जाती थी वे हैं। ये थोड़े से ईवीएस के भी क्वेश्चन हैं, कुछ इंग्लिश के भी हैं, क्या है, और टोटल क्वेश्चन है मे बी 28 या 30 के आसपास है। क्या है, बहुत पहले भारत में जो फल सब्जियां उगाई जाती थी वो कौन सी है, इनमें से पटेटो और टमाटो हैं, कैबेज एंड मैंगोज हैं, मैंगोज एंड बनाना है, पीज एंड बनाना है। देखो मैंगो उगाया जाता था पहले, पटेटो टमाटो तो बाहर से आए हैं, कैबेज भी बाहर से आई है, पी भी बाहर से आई है, मैंगो और बनाना है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। आम और केले उगाए जाते थे यहाँ पे बरसों पहले,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन आज ये पूछा गया है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे देश का वह राज्य संघ क्षेत्र है जिसका अरब सागर पर तट है, यानी तट से मिले हुए हैं अरेबियन सी के, तो बताइए कौन सा है वो, कौन सी स्टेट है? आंध्र प्रदेश है या फिर कर्नाटका है या पौंडीचेरी है या फिर वेस्ट बंगाल है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? अरेबियन सी से जो मिला हुआ है वो है कर्नाटका, तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। कल भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रख के जाएं, ठीक है। अरेबियन सी से कौन सा मिला है? कर्नाटका। आगे भी इसी तरह का क्वेश्चन मैंने रखा है। हमारे देश में एक राज्य ऐसा भी है, ये कौन सा क्वेश्चन है? 18 क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। हमारे देश में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ के लोग अपने आंगन में नारियल और साबूदाना जैसी खाने की चीजें उगाते हैं, दोनों में से अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है, कौन सा राज्य है? ये कर्नाटक है या फिर केरल है या फिर तमिलनाडु है या फिर तेलंगाना है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई क्या है? केरला में तो खाया जाता है नारियल और साबूदाना, क्या है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आज केरला से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 19, भाई मिजोरम से बहुत पूछा गया है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि क्या पूछा गया है। कोई डांस तो पिछले वाले में पूछा गया था, आज इसकी लेख पूछी गई है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि कौन सी लेख पूछी गई है। लेकिन आप पढ़ के जाना मिजोरम के बारे में। चिराउ इज द फोक डांस ऑफ, चिराउ का नृत्य लोक नृत्य है, कहाँ का है? उड़ीसा का, असम का, छत्तीसगढ़ का या फिर मिजोरम का? तो बताइए, अब तो आंसर ही पता चल गया। डी ऑप्शन है मिजोरम। मिजोरम का सारा पढ़ के जाना, जितनी भी लेक्स वगैरह हैं, ठीक है। तो अब की बार ईवीएस थोड़ा सा ये अटपटा डाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इससे आया है आज क्वेश्चन। द नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल इज, यानी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, कैसी है? सप्लीमेंट्री है, सिंगल सब्जेक्ट है, इंटीग्रेटेड है या फिर टेक्स्ट बुक बेस्ड है? तो बताइए कैसी प्रकृति है? भाई हमने कितनी बार पढ़ा है, जब मैंने मैराथन कराई थी तब भी बताया था कितनी बार कि क्या है? इंटीग्रेटेड है, इसका नेचर कैसा है? एकीकृत है। कैसे इंटीग्रेटेड है? भाई इसमें सोशल साइंस भी है, यही पूछा था, तीनों सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ था और पूछा था कि कौन सा ऑप्शन होगा। सोशल साइंस है इसके अंदर, साइंस है और क्या है? एनवायरमेंटल एजुकेशन है, एनवायरमेंटल एजुकेशन इसके अंदर है, ठीक है। इन तीनों को मिला के ही ईवीएस बनती है। तो ईवीएस क्या है? एक इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत विषय है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज कोस्ट विद अरेबियन सी, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह का अरब सागर के साथ तट है? बताओ, देख लो दोबारा आ गया, अरब सागर से जो मिले हुए हैं। बताओ कौन से स्टेट हैं? केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात? तो बताइए कौन से मिले हुए हैं अरेबियन सी से? भाई केरला तो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, तो दो ऑप्शन तो कट गए। तमिलनाडु भी मिला हुआ है और महाराष्ट्र भी मिला हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। हरप्रीत वेंट ऑन अ ट्रिप विद फैमिली टू पंजाब, बिहार एंड महाराष्ट्र। मधुबनी पेंटिंग का क्वेश्चन है, ये आज आया है मधुबनी से। एंड कलेक्टेड आर्ट वर्क फ्रॉम दोज स्टेट्स, आइडेंटिफाई हरप्रीत कलेक्शन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, यानी हरप्रीत परिवार के साथ पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र की यात्रा पर गए और उन राज्यों से कला का संग्रह किया। तो यहाँ की कला बताओ कौन कौन सी है? बिहार की, पंजाब की और महाराष्ट्र की। ए ऑप्शन है पट्टचित्र, कलमकारी और मधुबनी। बी ऑप्शन है फूलकारी, कलमकारी, मधुबनी। सी ऑप्शन है कलमकारी, पट्टचित्र, वारली। डी ऑप्शन है फूलकारी, मधुबनी और वर्ली। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई पहले पंजाब है तो उसने पहले पंजाब की पेंटिंग ली होगी, और पंजाब की कौन सी पेंटिंग है? फूलकारी, ठीक है। तो फूलकारी इस ऑप्शन में तो है नहीं, ना इसमें है। बी और डी ऑप्शन बचा। बिहार की मधुबनी पेंटिंग है, तो बी ऑप्शन हमारा मधुबनी है, और महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग है, तो लास्ट में वर्ली है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही है। इंग्लिश का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बताइए 23।
इन रीडिंग स्किल्स स्कीमिंग इज, बताइए स्कीमिंग का क्या मतलब है रीडिंग स्किल में। अ रीडिंग स्ट्रेटेजी यूज फॉर रीडिंग अलाउड इन अ टेक्स्ट, की टेक्स्ट में क्या है तेज तेज पढ़ना बोल के, या फिर ये तो लाउड रीडिंग हो गई, या फिर अ टेक्निक यूज टू फाइंड द मेन और बेसिक आइडिया इज अ टेक्स्ट, क्या है एक मेन आइडिया लेना किसी भी टेक्स्ट से या फिर उसका जनरल आइडिया लेना। सी ऑप्शन है अ टेक्निक यूज टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तो स्कैनिंग है। डी ऑप्शन है अ स्ट्रेटेजी यूज फॉर रीडिंग ओनली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, क्या है किसी भी सेंटेंस का पहला, किसी भी पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। भाई मैंने इंग्लिश बहुत अच्छे से कराई है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है 20-20, 25-25 मिनट की वीडियोस हैं, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं अगर आपके पेपर में टाइम है तो, ठीक है। अगर कल आपका एग्जाम है तो मत देखना, ठीक है भाई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। स्कीमिंग क्या होता है, जब हम मेन आइडिया के लिए पढ़ते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, कोई भी जनरल आइडिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन या योगात्मक मूल्यांकन किस पे फोकस करता है। मेक्स जजमेंट ऑफ द लर्नर्स, की बच्चों का जजमेंट देखता है। भाई ये क्या होता है, लास्ट में होता है यानी एंड ऑफ द ईयर होता है, एंड ऑफ द ईयर होता है, जैसे कि फाइनल एग्जाम लास्ट में ही देखा जाता है जो भी बच्चों का रिकॉर्ड होता है। या फिर फोकस ऑन द लर्नर्स प्रोसेस, की बच्चे की लर्निंग प्रोसेस पे फोकस होता है। या फिर कंडक्टिंग वीकली टेस्ट इन स्कूल, या फिर इज मोर कंस्ट्रक्टिव एंड जनरेट्स मोर पॉजिटिव फीडबैक। भाई देखो इसमें फीडबैक तो दिए नहीं जाते, पूरी साल में एक बार पेपर हो रहे हैं तो क्या फीडबैक दिया जाएगा, लास्ट में ही तो जज किया जाएगा, या जज किया जाएगा किसी भी लर्नर को। तो ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे कि ये जजमेंट देखता है, वो भी एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, A student of your class has visual deficiency. As a language teacher, you will क्या करेंगे, आपकी क्लास में एक बच्चे को क्या है देखने में दिक्कत है, तो आप एक भाषा के शिक्षक या शिक्षिका होने के नाते क्या करेंगे। गिव दैट चाइल्ड अ स्पेशल ट्रीटमेंट विद सिंपैथी, यानी उसे बेचारा फील कराएंगे कि बेचारे को ट्रीटमेंट दे दो, हैं ऐसे करेंगे। या फिर एक्सक्यूज द चाइल्ड टू परफॉर्म लोअर देन अदर्स, कि बच्चे को क्या है एक्सक्यूज करेंगे कि तुम औरों से कम परफॉर्म कर रहे हो। हेल्प एंड आस्क हिज और हर पीयर टू असिस्ट इन रूटीन होमवर्क, रूटीन क्लास वर्क, कि उसके दोस्तों से कहेंगे कि इसकी थोड़ी सी मदद कर देना बेचारे की घर पे जो काम, जो क्लास वर्क है, जो डेली का वर्क है। या फिर ट्रीट द चाइल्ड नॉर्मली एंड सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई बच्चे को हमें बेचारा फील नहीं कराना है और ना ही इसे दिखाना है कि वो लोअर फील कर रहा है, या उसके दोस्तों से कहें भैया इसकी मदद कर दो इसे दिख नहीं रहा है, ये गलत तरीके हैं। डी ऑप्शन हमारा सही है कि बच्चे को क्या है नॉर्मल तो फील कराएंगे और सपोर्ट करेंगे जहाँ जरूरत होगी, और उसे ऑडियो मटेरियल देंगे यानी सुनने योग्य है। भाई उसे देखने में ही तो दिक्कत है, सुन सकता है, टेंजेंट फील कर सकता है, उसे टैक्टाइल मटेरियल भी दे सकते हैं हम, है ना, बच्चे को जब देखने में दिक्कत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चा कैसे सीखता है, सामाजिक अंत्यक्रिया करके, अपने दोस्तों के साथ। एज अ लैंग्वेज टीचर वन शुड, भाषा शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे, प्लान योर लेसन वेयर दे कैन सिट इंडिविजुअली एंड वर्क टू अवॉइड इंटरेक्शन एंड देयर टास्क इन द क्लास, यानी क्या है ऐसा लेसन प्लान करेंगे कि बच्चा अकेला बैठे और क्या है ग्रुप को अवॉइड कर दे, इंटरेक्शन को बिल्कुल अवॉइड करे और बोलने को भी अवॉइड करे, बात भी ना करे। या फिर प्लान लेसन दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, जिसके अंदर प्ले ही ना हो ऐसा लेसन करेंगे और ना ही डिस्कशन हो और इंटरेक्शन भी ना हो। या फिर यूज इंसेंटिव्स रिवार्ड एंड पनिशमेंट, कि उसे इंसेंटिव देंगे, रिवार्ड देंगे, पनिशमेंट देंगे जिससे कि बच्चा डिसिप्लिन में रहे। या फिर प्लान फॉर पेयर एंड ग्रुप वर्क शो दैट दे कैन इंटरेक्ट विद पेयर्स, या फिर ऐसा प्लानिंग करेंगे कि बच्चा ग्रुप में काम करे, पेयर में काम करे और क्या है इंटरेक्ट करे अपने दोस्तों के साथ। बताओ भाई यही तो मतलब होता है सोशल इंटरेक्शन का सीखने का, कि बच्चा क्या है ग्रुप में काम करे, डिस्कशन हो, इंटरेक्शन हो। तो डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, डी ऑप्शन पे लॉक कर दिया जाए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट इज, यानी आज टीपीआर से क्वेश्चन आया है कि क्या है, टीचर क्या करा रही है, प्ले करा रही है, एक्टिविटीज करा रही है बच्चों को, एक चीज और थी क्या, हाँ बोल रही है, बोल बोल के पढ़ा रही है, ठीक है, स्पीकिंग भी कर रही है, टीचर ही कर रही है सारे काम। तो ये क्या होगा, ऑप्शन में दिया गया था। तो आज टीपीआर से क्वेश्चन आया, कल भी आ सकता है, तो अच्छे से समझ के जाना। टीपीआर क्या होता है, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, यानी टीचर एक्टिविटी करती है, कोई भी एक्टिविटी है, चाहे बोल रही है, चाहे पोएम पढ़ा रही है बच्चों को या कुछ भी पढ़ा रही है, तो पहले टीचर करती है, फिर उसके बाद बच्चे देख के उसे करते हैं, ठीक है, कोई भी गतिविधि हो, ठीक है, कोई भी प्ले हो, कोई भी एक्टिविटी हो, कुछ भी बोल रही हो वो, तो क्या है, टीचर का सेंटर रोल होता है इसमें। सेंटर रोल क्या होता है, टीचर का होता है, तो इसे कहते हैं टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। दिए किसने, ये एशर नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, ठीक है। तो आंसर ही पता चल गया आपको, टीपीआर यानी टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, इसी से क्वेश्चन आया है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट, यानी फिजिकली रेस्पॉन्ड करती है टीचर, ठीक है, भाषा के साथ। जैसे कि भाई कोई भी पोएम सुना रही है कि मछली जल की रानी है, बोल भी रही है, फिजिकली भी मूवमेंट कर रही है, तो अपने लैंग्वेज और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बना रही है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, 27, 28 बताओ भाई। इन अ लैंग्वेज क्लास पोइट्री को कैसे पढ़ाना चाहिए, शुड बी टॉट एग्जैक्टली इन द सेम वे एज प्रोज पीस इज टॉट, यानी ऐसे ही पढ़ाएं जैसे प्रोज पढ़ाया था, या फिर टॉट फर्स्ट बाय, मतलब पढ़ाने से पहले क्या है, उसका एलोबोरेट इंट्रोडक्शन दें उस पोएट का जिसने वो लिखी है, या फिर पोएट्री किस लिए होती है, समझने के लिए, एप्रिसिएशन सराहना के लिए, और एन्जॉयमेंट के लिए, आनंद के लिए, या फिर इज मच अबाउट द पोएम एंड द पोएट, यानी ज़्यादा किसके बारे में होती है, पोएट के बारे में और पोएम के बारे में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा भाई। पोएट्री किस वजह से होती है कि बच्चे समझ सकें, अप्रिशिएट कर सकें और एन्जॉय कर सकें, है ना, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बने रहिए मेरे साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अगर पुराने हैं नहीं किया हुआ है तो भी सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लें। और जो हमारा सेकंड चैनल है कॉलेज विद भावना, अगर आप बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, वहाँ आपको बीएड की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। बाकी आप वहाँ इंटरेक्शन होता है, अगर आप कोई भी मैसेज करते हैं तो आपको क्या है, तुरंत ही रिप्लाई में दे देती हूँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।